हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। और ये मेरे थ्रू यानी कि ए ऑनलाइन सॉल्यूशन के थ्रू से यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बहुत मेहनत से आपको आपके लिए ये क्वेश्चन बैंक है जी। ओके, यानी कि जो सवाल मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ वो सवाल 2011 से लेकर 2020 के दरमियान किसी न किसी ईयर में आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक, अगर आपको विश्वास नहीं तो क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हो, छान सकते हो। और ये सभी एग्जाम के लिए, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी, झारखंड, बिहार, जहां का भी हो, अगर उस लेसन में आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है तो समझ लो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को वन बाय वन मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, समझे। यहाँ पे सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि भूस्खलन यानी कि भूस्खलन से बचाव के किन्हीं दो उपायों का वर्णन करें या उल्लेख करें। ठीक है, भूस्खलन से उपाय की किन्हीं दो बोल रहा, लेकिन हम यहाँ पे तीन कर दिए। तीन नहीं, सॉरी, यहाँ पे दो, ये नहीं होगा। ठीक है ना। भूस्खलन से बचाव के लिए किन्हीं दो उपायों का उल्लेख करें। तो आंसर देखिए, यहाँ पहले आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है भूस्खलन के से बचाव के दो उपाय निम्नलिखित है। जब भी सवाल दिया रहे कि दो उपाय लिखे, तीन उपाय लिखे, दो विशेषता लिखे, तीन कारण लिखें, तो जब भी रहेगा तो पहले आंसर में यही लिखना कि इसके कारण निम्नलिखित है। जो सवाल रहेगा भूस्खलन के बारे में बोला तो भूस्खलन लिख देंगे। जैसे बोलेगा जलियांवाला बाग के तीन कारण लिखें, तो लिखेंगे, लिखना है पहले जलियांवाला बाग के तीन कारण निम्नलिखित है, ऐसा में, तब फिर आगे बढ़ेंगे आप। तो लिखें भूस्खलन से बचाव के दो उपाय निम्नलिखित है। पहला है, ये नहीं होगा, दलदली वालों जगहों से दूर निवास करना, यानी कि जहाँ पे दलदल वाला जगह है उससे दूर रहना, उससे दूर घर बनाना, है ना। दलदल के जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात है, पठारी या पहाड़ी इलाकों में, यानी कि जहाँ पठारी है, जहाँ पहाड़ी है, कंकरीली पथरीली इलाकों या तो फिर समुद्री किनारे से दूर निवास स्थान बनाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दलदली वाला इलाका है तो वहाँ से हट के हम घर बनाएं, वहाँ से हट करके निवास करें। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे पठार होता है, पहाड़ होता है, पथरीली ज़मीन होती है, कंकरीली पथरीली ज़मीन होती है, उस इलाके से दूर रह करके हम लोग को घर निवास करना चाहिए। या समुद्र के किनारे भी नहीं, समुद्र के दूर, यानी कि इस जगह पे जो है भूस्खलन से ज़्यादा मतलब प्रभावित होता है। भूस्खलन कहते हैं क्या, मिट्टी घसक जाना। जैसे घर बना हुआ है, अब मिट्टी घसक गया तो घर बनेगा, मिट्टी घसक जाएगा नीचे, तो क्या हो गया, आप भी घसक जाइएगा नीचे से, है ना। ये घर है, अब मिट्टी यहाँ पे बना हुआ है, अब मिट्टी घसक गया, भूस्खलन हो गया। भू मतलब मिट्टी, खलन मतलब अस्खलन मतलब टूट जाना, निकल जाना, तो वहाँ से घसक जाएगा तो नीचे चल जाएगा, तो आप भी चल जाएंगे नीचे। इसलिए कि तो घर ही जब चल जाएगा तो आदमी रहेगा तो सब चला जाएगा, है ना। तो आंसर हमारा ये इस तरह से लिखेंगे आंसर। ठीक है, सवाल सेकंड देखें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। बाढ़ के चार कारण लिखें। तो देखिए कैसे लिखें, बाढ़ के चार कारण निम्नलिखित। जब भी ऐसा सवाल रहे तो ऐसे लिखेंगे, प्रभावित लगता है, इफेक्टिव सवाल लगता है। ठीक है, देखो जी, यहाँ पे अगर आपका स्क्रीन अच्छा है तो यहाँ पे बनाएं, और मैं इसको समझा भी देता हूँ कैसे लिखना है। देखो, जब भी लिखना है बाढ़ के चार कारण निम्नलिखित, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, फटाफट आया, स्क्रीनशॉट लिया, निकल लिया। भाई पहले समझ लो, बच्चे समझ लो, बालक बालिकाएं समझ लो कि पहले कैसे लिखना है, क्या तरीका है। अगर आप पॉइंट बना करके लिखते हो तो पता है आपको इफेक्टिव वहाँ पे आंसर लगेगा और नंबर अच्छा मिलेगा। कोई स्टूडेंट ज़्यादा नंबर क्यों लाता है, दो स्टूडेंट सेम टू सेम सवाल लिखता है लेकिन ज़्यादा नंबर उसी का आता है जो तरीका से लिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ओके, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पॉइंट देंगे अधिक वर्षा। अच्छा, अधिक वर्षा दे करके आप जो अंडरलाइन करना पेन से, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, उसी तरह से अपना पेन से ब्लैक या ब्लू, अगर ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से अंडरलाइन करना, और ब्लू से आंसर दे तो ब्लैक से अंडरलाइन करना, ऐसे। उसके बाद लिखना, आवश्यकता से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिक वर्षा होने का एक कारण है, बाढ़ के आने के चार कारण है। पहला कारण है कि अधिक वर्षा, यानी कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने से बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। तो एक पॉइंट बन गया हमारा अधिक वर्षा। ऐसे ही याद रखना है, पॉइंट को याद रखना, अधिक वर्षा याद रखना, अधिक वर्षा। अब इसमें अपना मन से बैठा के बोलना कि अधिक वर्षा होने से, यानी कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दूसरा लिखना, नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाना। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाना। तो इसको भी लिख लेना, नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जाना, और इसको अंडरलाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डैश दे के लिखना, डैश दे के लिखना कि भारतीय समझौता के आधार पर वर्षा के दिनों में नेपाल की नदियों से बिहार में पानी छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी बिल्कुल सही बोला गया कि जब भारतीय समझौता जब हुआ है नेपाल से, तो नेपाल जब अधिक वर्षा जब हो जाता है, वर्षा के दिनों में देखा जाता है कि नेपाल की नदियों से बिहार में पानी छोड़ दिया जाता है। डैम वगैरह होता है ना, उसको खोल दिया जाता है डैम को। तो बिहार तो अक्सर हर साल जो है बाढ़ में 15 से 20 जिला जो है हर साल बिहार का डूबता है, बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट लिखेंगे नदी के किनारे बांधों का ना होना। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि नदी के किनारे बांधों का ना होना, ये आपका पॉइंट बनेगा और पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। अधिकांश नदी के किनारे तटबंध की व्यवस्था नहीं होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जो नदी जो होता है, जो नदी बना होता है, तो नदी के किनारे जो है एक बांध होना चाहिए, एकदम मजबूती बांध होना चाहिए। अगर बांध मजबूत नहीं है तो क्या होगा, पानी भरेगा, प्रेशर बढ़ेगा और बांध जो है, जो मिट्टी का बना हुआ है कमजोर, वो क्या होगा, टूट जाएगा। जब टूटेगा तो वहाँ पर जो आसपास जो घर है, जो झोपड़ी, क्या हो जाएगा, ढह जाएंगे बेचारे लोग, है ना। तो यहाँ पे वही होता है, अधिकांश नदी के किनारे बांध नहीं होने के कारण तटबंध वही हुआ, तटबंध मतलब बांध, मोटी तरीके से, अच्छी तरीके से, है ना, जो तकनीकी तरीके से होता है, व्यवस्था नहीं होने के कारण बाढ़ की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब नहीं होगा तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो पानी आ जाएगा ना, पूरा घर, पूरा गांव मोहल्ला में पानी भर जाएगा, तो इसका मतलब उसके लिए तो बाढ़ ही आ गया ना। तीसरा लिखेंगे नदी के किनारे ऊंचे तथा बंधुओं की व्यवस्था नहीं होने का। देखो ये भी बोल रहा, एक तो बोल रहा तटबंध नहीं होने के कारण तटबंध की व्यवस्था नहीं है, दूसरी बोलता है कि नदी के किनारे ऊंचे बंधुओं, यानी कि जो बांध है ना, बांध लिखेंगे, ऊंचे बांधों, बंधुओं नहीं, यहाँ पे बांधो होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, बांधो, ऊंचे बांधों की व्यवस्था नहीं की जाती है, और अगर की जाती है तो कारगर नहीं हो पाता है, जिस कारण कारण से क्या है, बाहर से समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, जिस कारण से क्या होता है, समस्या, यहाँ पे बाढ़, बाढ़ लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, जिस कारण से बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो जो मिस्टेक होया हुआ है, ठीक है, जो जो मिस्टेक होया हुआ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे बाहर नहीं बल्कि क्या होगा, बाढ़ होगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या बना लेंगे कि नदी के किनारे बांध ऊंचे नहीं होना, एक पॉइंट बनाएंगे, नदी के किनारे बांध ऊंचे नहीं होना, बस इसको बना लेंगे पॉइंट। चलो इसमें हम लोग टोटल 7 सवाल पढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है सुनामी के 3 प्रभावों को लिखें, सुनामी के 3 प्रभावों को उल्लेख करें। तो लिखेंगे सबसे पहले सुनामी के एक प्राकृतिक आपदा है जिसके पर विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित है, या तो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहता तो डायरेक्ट लिखेगा सुनामी के 3 प्रभाव निम्नलिखित है, समझे। पहला क्या देना, जान माल की क्षति, ये देना है और आपको अंडरलाइन करना है। जब भी बोल दे इस तरह से, अगर आप पॉइंट से लिख रहे हो तो अंडरलाइन जरूर करना, ये लिखने का तरीका बनता है, इफेक्टिव लगता है कॉपी में, ठीक है। जान माल की क्षति होना, अब ये पॉइंट से हम लोग आंसर करेंगे कि सुनामी से अपार जान माल की क्षति होती है। जब सुनामी आती है तो बहुत अधिक जान माल की क्षति होती है, ठीक है। दूसरा लिखेंगे फसलों की बर्बादी, बिल्कुल देखो फसलों की बर्बादी, तो फिर इसको अंडरलाइन करेंगे। सुनामी के प्रभाव से फसलों का उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फसलों की बर्बादी अगर पॉइंट आप याद रखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सुनामी के प्रभाव से फसलों के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मकान एवं अर्थव्यवस्था, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, मकान एवं अर्थव्यवस्था। तो आप चाहें तो इसके एक मकान का अलग पॉइंट बना सकते हैं, अर्थव्यवस्था का भी अलग पॉइंट बना सकते हैं। अगर मकान का अलग पॉइंट बनाएंगे तो लिखेंगे अधिक संख्या में मकानों की खेती होती है ना, अधिक संख्या में मकानों की खेती होती, नहीं यहाँ पे कुछ और होगा, हाँ एक्चुअली यहाँ पे खेती नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्षति, ठीक है। अधिक संख्या में मकानों की क्षति होती है जी, ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, आप लोग सुधार लेना, खाली पीडीएफ लेने से मतलब नहीं है जी, सुधारना मतलब है, ठीक है। बीच में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है तो आप समझें, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करें। अधिक संख्या में मकानों की क्या होती है, क्षति होती है, साथ ही अर्थव्यवस्था में अनियमितता आ जाता है, यानी कि अप डाउन हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो अधिक संख्या में मकानों की, पूरा एक ही पॉइंट लिखना, मकान एवं अर्थव्यवस्था, अधिक संख्या में मकानों की क्षति होती है और अर्थव्यवस्था में अनियमित। जाहिर सी बात, मकान जब टूटे फूटेगा तो पैसा कमी बनेगा, फिर मकान बनाइएगा तो पैसा कहाँ से लाइएगा इतना, है ना। नेक्स्ट सवाल है जी आपका कि सुखाड़ जी, सुखाड़, सब बहुत गलती, सुखाड़, सुखाड़ सब सुधार लेंगे इसको, सुखाड़, ठीक है। सुखाड़ राणेड़ा, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, सुखाड़ की अवधि में, देखो यहाँ पे से लिखा हो, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला है कि सुखाड़ के समय मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खेतों की जुताई करेंगे, है ना। सुखाड़ को के समय अगर मिट्टी को नमी बनाए रखना है तो क्या करेंगे, खेतों को जुताई जो है कम करेंगे, जुताई जो है कम करेंगे, खेत जो जोतते हैं वो कम जोतेंगे। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगा तभी हम उसकी उच्चतम अच्छा जो है व्यवस्था करेंगे। छायादार फसलों की खेती भी करेंगे, छायादार, ताकि छायादार फसल रहेगा तो क्या होगा, आपका ज़मीन जो है नमी हो रहेगा, है ना, मिट्टी क्या रहेगा, नमी रहेगा। जब फसल ही छायादार रहेगा, छायादार फसल की खेती करेंगे तो मिट्टी भी क्या होगा, नमी रहेगा, ठीक है। ये 3 उपाय अपनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखें
कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपाय को लिखें। लो, बहुत अच्छा सवाल है। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के वाले 4 उपाय को लिखें। तो यहाँ पे तो बहुत सारा उपाय लिखा हुआ है, लेकिन आप पॉइंट बना के लिख देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया, भूकंप स्थलीय वह प्राकृतिक विध्वंस है जिसके द्वारा विकास की सारी संरचनाएं कुछ ही पलों में ध्वस्त हो जाती है। इसलिए खासकर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण उपाय किया जाना चाहिए जो आवश्यक है, निम्नलिखित है। अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखेंगे भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 4 उपाय निम्नलिखित है, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं लिखना है, नहीं समझ में आ रहा, तो डायरेक्ट लिखेंगे भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले निम्नलिखित 4 उपाय है, या 4 निम्नलिखित उपाय है, समझे। ये लिख देंगे निम्नलिखित उपाय है। उसके बाद पहला उपाय देखो, यहाँ पे पहला उपाय क्या है, मकान की नींव को मजबूत एवं भूकंप रोधी बनाना। मतलब मकान जो बनाएंगे, जो हम बुनियादी रखेंगे, जो नींव रखेंगे, जो बुनियादी रखेंगे, वो मजबूत होगा और भूकंप रोधी होना चाहिए, जिसको भूकंप आए तो कुछ भी ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लंबी दीवारों को मजबूत से टिकाए रखने के लिए कंक्रीट एवं ईंटों से बने खंभे का निर्माण करेंगे। यानी कि अच्छा से जो पिलर होता है ना, पिलर एकदम पिलर मजबूत से बनाएंगे। लंबी दीवारों को, अगर दीवार लंबी बना रहे हैं तो उसको टिकाने के लिए क्या करेंगे, कंक्रीट और ईंटों को मजबूत खंभे का निर्माण करेंगे एकदम अच्छा से। जैसे अभी देखते हैं अभी हाल चल में घर कैसा बनता है। पहले घर बनता था बस यहीं ईंटा लगा दिया, छत ढाल दिया, हो गया। लेकिन अभी जो घर बनता है पिलर बनाता है ना, क्या लगाता है, पिलर। यही कारण है, ये पढ़ के दिमाग आ गया सबको, तो पिलर लगाया। पिलर क्यों लगाता है, ताकि सीमेंट, छड़, गिट्टी ये भूकंप वगैरह से भूकंप रोधी है। चौथा है, तीसरा, भवन निर्माण के पहले उस स्थिति की मिट्टी का जांच लेना चाहिए। वाह, अगर आप भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो पहले मिट्टी को जांच लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई विशेषज्ञ वैज्ञानिक होगा, उससे जांच करवाएंगे कि यहाँ पर नींव रखना सही है या गलत है ना। एक गहरी नींव डाला भवन का निर्माण किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। तो वही बोल रहा, भवन निर्माण के पहले उस स्थिति की मिट्टी, स्थल की मिट्टी की जाँच मिट्टी विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से करना चाहिए। मिट्टी का जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक होगा उससे करवाएंगे मिट्टी की जांच कि यहाँ पे भवन निर्माण करना सही है कि नहीं है, कि करवाकर एक गहरे नींव वाला भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि जब जांच करवा के ही हमको वहाँ पे नींव भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, ऐसा ही नहीं बिना जांचे नहीं करेंगे। और खास करके उस इलाके में तो जांच कराना एकदम लाजमी है जो नदी के किनारे घर है ना। जो घर नदी के किनारे है, पहाड़ के किनारे है, उस जगह पर तो एकदम 100% मिट्टी जाँच करवा के ही कराओ काम, ठीक है। चौथा है, भवनों का निर्माण हल्के लेकिन मजबूत अवयवों से किया जाना चाहिए। अगर भवन का निर्माण आप भारी कर रहे हैं या हल्का कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मजबूत अवयव मतलब मजबूत पदार्थ, कंक्रीट हो, अच्छा सीमेंट हो, अच्छा छड़ हो, मोटा छड़ हो, आया समझ में, इस तरह से होना चाहिए ताकि भवन ध्वस्त होने की स्थिति में जान माल के खतरा कम हो। ओके, खतरा तो होगा लेकिन कम हो, ये कहने का मतलब इसका है। आ रहा समझ में। सवाल देखो 6 नंबर तो ऊपर नीचे हो गया। चलो 6 सवाल देखो, आग आपदा, जब आग लग जाएगा तो उस समय आप क्या करेंगे। जब आपके घर में आग लग जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही है, इसको रोकने का उपाय है कि आग लगने की स्थिति में निम्न प्रकार का उपाय करेंगे। हम हमेशा सवाल में इस तरह डाल रहे हैं और आपको भी बोल रहे हैं कि इस तरह से देना है। आग लगने की उपस्थिति में जब भी उपाय आपसे पूछ लेगा कि क्या उपाय करेंगे, क्या कराएंगे, तो निम्नलिखित जरूर करना है, ठीक है। पहला है कि आग में फंसे लोगों को सबसे पहले जो आग में फसल रहेगा लोग उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है बउआ। आग में जो लोग फसल रहेगा बालक, उसको क्या करेंगे, पहले तो उसको बाहर निकालेंगे। दूसरा काम करेंगे क्या, कि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देगा, अस्पताल पहुंचाना है। यानी कि प्राथमिक उपचार मतलब उसको गर्म पानी हो या सेको, पोछो, पट्टी वगैरह बांधो अगर आपके पास है तो, ठीक है ना। कोई आग से कुछ हो गया तो पहले पोछेंगे, कॉलगेट वगैरह लगाएंगे, है ना। इस तरह से पहला प्राथमिक उपचार उसको देंगे। उससे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। उस पर क्या डालेंगे, ठंडा पानी, बर्फ वाला, बर्फ से चलाना चाहिए। और बर्नोल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करना चाहिए कि नॉर्मल जो औषधि है, जैसे कि जहाँ पे आग लग गया वहाँ पे टूथपेस्ट लगा दो, है ना, ठंडा पानी डालो। ये प्राथमिक उपचार घर में खुद करने का। उसके बाद हम उसको कहाँ पहुँचाएंगे, अस्पताल पहुँचाएंगे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट तीसरा नंबर है आपका क्या, आग के सैलाब को रोकने के लिए नज़दीकी में उपलब्ध बालू मिट्टी, और अगर तालाब नज़दीक में हो तो उसके जल का उपयोग करना चाहिए। अगर आग लग गया तो क्या कीजिएगा, अगर आपके पास बालू मिट्टी है तो तुरंत उस पर छिड़किएगा बालू मिट्टी। देखे होंगे बड़े, अभी भी स्टेशन में जाते होंगे तो देखते होंगे स्टेशन में एक तो फायर ब्रिगेड लगा रहता है ना, छोटा सा आग बचाने वाला, बुझाने वाला। और कहीं कहीं तो बाल्टी लगा रहता है, बाल्टी में बालू भरा हुआ रहता है ना जी। तो वही बोलता है कि अगर आग लग जाएगा तो क्या करेंगे, मिट्टी बालू वगैरह डालेंगे। और अगर बगल में तालाब नदी है तो उससे जल लाएंगे और छिड़केंगे। अगर घर में है इंतजाम तो अच्छी बात है। फिर अग्निशामक यंत्र को भी बुलवाना है,
है ना, अग्निशामक जो यंत्र होता है, जो फायर ब्रिगेड होता है, जो आग बुझाता है, उसको भी बुलवाएंगे। बगल में झुग्गी झोपड़ी अगर है तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ा है ना। झुग्गी झोपड़ी रहेगा तो उसको उठा के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको भी पकड़ लेगा आग। और विद्युत लाइन अगर चल रहा वहाँ पे तो उसको कनेक्शन जो है कट करवाना पड़ेगा, समझे। अगर आग लग गया तो झुग्गी झोपड़ी अगर कहीं पे है, उसी के बगल में आग लग रहा तो जल्दी से झोपड़ी वगैरह वहाँ से साइड करेंगे, वहाँ पे आदमी अगर घर में होगा उसके तो निकलवाएंगे। अगर लाइन बिजली का करंट आया हुआ है तो जल्दी से उसका जो है कनेक्शन कटवाएंगे, ये काम करेंगे। ओके, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब लास्ट सवाल, बहुत हल्का सवाल है और बहुत बार सवाल में आता है। पहला है भूस्खलन क्या है, अभी बताएं भूस्खलन क्या है। तो पहले थे हिम भूस्खलन के तहत, हिम नहीं हम हुए थे, हिम है, ठीक है, हिम मतलब क्या, वो बर्फ। हिमस्खलन के तहत स्थानों पर आया बहुत अधिक मिट्टी खिसक कर नीचे गिर कर हानि पहुंचाता है। स्थान पर आए, हिम भूस्खलन के तहत स्थानों पर आया बहुत अधिक मिट्टी जो है खिसक कर नीचे गिर कर हानि पहुंचाते हैं, इसी को भूस्खलन कहते हैं। यानी कि जो भूस्खलन तो क्या होता है, जो मिट्टी जो है स्थान से मिट्टी खिसक जाता है, मिट्टी खिसकने के कारण जो हमारा घर है वो भसक जाता है, खिसक जाता है, उसे क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देखो जम्मू कश्मीर में आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे कॉमा कॉमा देना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के भाग, सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश से अधिक प्रभावित होते हैं। किससे प्रभावित होते हैं, बिहार के तराई के भाग, सिक्किम से, दार्जिलिंग से, अरुणाचल प्रदेश से प्रभावित होते हैं। इसमें जान माल की बहुत अधिक क्षति होती है। जाहिर सी बात है, जब भूस्खलन होगा, जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर अगर ढह जाएगा तो घर में जितने सारे लोग हैं, जानवर है, माल है, सब के सब क्या होगा, क्षति हो जाएगा। सड़क भी गिर जाएगा, सड़क भी भसक जाएगा, हो जाने आवागमन में भी कमी हो जाएगी। अगर सड़क है, भूस्खलन हो गया, देखे होंगे पिक्चर में, कभी कभी देखे होंगे आए दिन, सड़क है, अब भूस्खलन होकर सड़क गड्ढा में चला गया तो अब आना जाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। अगर ब्रिज बना हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर ब्रिज बना हुआ है और ये ब्रिज ही अगर भूस्खलन हो गया तो अब नदी से जो पार करे थे इतना भारी संख्या में, सब पार होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सब कुछ उपाय जो अच्छी तरीके से सोच समझ के करेंगे, है ना। जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, नदी हो, समुंदर इलाका, उस तरह जो उधर तो घर बना के रहने ही नहीं चाहिए। अगर रहते हैं तो बहुत सावधानी से आपको रहना पड़ेगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, रिटन बाई मी, है ना। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो इसका मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा। अगर इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टेलीग्राम, ठीक है। और टेलीग्राम पे डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन टेलीग्राम डाउनलोड करना और उसको डाउनलोड करने के बाद सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। क्या सर्च करो, ग्रुप का नाम क्या है, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 सर्च करना। वहाँ पे आने के बाद आपका ज्वाइन हो जाना, उसमें मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, दैट्स ऑल। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करना होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।